हेलो एमन या तलहा तलहा मजर कोई है कि नहीं है? हेलो कोई आवाज दे दो। सर आई थिंक नहीं है दोनों। दोनों ही नहीं है। अच्छा उसके बाद फिर कौन कंट्रोल जी करता है? कोई सीआर वो वीजीआर है कोई वीसीआर। चलो अगर कोई नहीं है तो साकिब आप हो साकिब। साकिब हेलो यार साकिब की शक्ल नजर आ रही थी। साकिब आप हो कि नहीं हो कि ऑनलाइन होके निकल गए हो? हेलो आई थिंक साकिब भी नहीं है सर। यार उसकी शक्ल नजर आ रही है नहीं, साकिब क्यों नहीं? साकिब है लेकिन माइक बंद है ना उसका। और माइक बंद है तो माइक तो मैंने किसी का भी बंद नहीं किया, वो तो खुद ऑन कर सकता है वो। नहीं नहीं, वो सर वो खुद उसने बंद किया हुआ है ना। चलो पता ये नहीं वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा। चलो एमन आ गई है, एमन आ गई है। बंद किया हुआ यानी कि बंद करके साइड पे गया हुआ, इसका मतलब यही है। अच्छा एमन हेलो। अच्छा ये मैं स्टार्ट करने लगा हूँ तो जैसे ही 25 मिनट हो, 25 मिनट के बाद आप ना वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका, ठीक है पार्टिसिपेंट। अच्छा जी, टॉक्सिकोलॉजी का जो है वो अगला पार्ट टॉक्सिकोलॉजी। वैसे जनरल टॉक्सिकोलॉजी हम लोगों ने पढ़ ली थी कि टॉक्सिकोलॉजी होती क्या है, फिर उसका जो है वो इनिशियल मैनेजमेंट जो है वो एबीसी हम लोगों ने पढ़ ली थी कि एबीसी क्या चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर डायग्नोस्टिक उसकी तरफ स्पेसिफिक डायग्नोसिस की तरफ चले गए थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने लेबॉर्ट्री टेस्ट और जो इमेजिंग जो टेस्ट हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर डिकंटेमिनेशन किस तरह करते हैं, अगर वो स्टमक में है या वो स्किन के ऊपर है या वो अब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो फिर हम उन जो वो जो टॉक्सिक मटेरियल है या पॉइजन है उसको बॉडी से डिकंटेमिनेट किस तरह करते हैं, ठीक है। उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा देर नहीं हुई इंजेस्ट किए हुए तो आप ये मैसेज करवा सकते हो, ठीक है। गैस्ट्रिक लिवाच करवा सकते हो उस पेशेंट का, ठीक है। या फिर जो है कैथार्टिक, वो फिर आप प्रॉपर वो देख लेते हो कि इतनी देर में वो कहाँ तक पहुँच सकता है वो मटेरियल जो है, ठीक है। अगर वो आपको लगता है कि इंटेस्टाइन में है तो आप कैथार्टिक वगैरह दे देते हो, ठीक है, लग्जेटिव जितने भी हैं, ताकि वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। इसी तरह अगर वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो चुके हैं तो हाउ यू कैन मैनेज, हाउ कैन यू रिमूव दैट टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, तो उसमें आप डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, ठीक है, हीम डायलिसिस है, उसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और उनका सीम डायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस का काम जिस तरह किडनी करती है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो फिल्टर करके बाहर फेंक देती है और ब्लड को जो है वो प्यूरिफाई कर देती है, ठीक है। इसी तरह क्या उसे कहते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि अगर आप फोर्स डायरेसिस करके भी डायरेटिक दे के भी जो है ना उसको वॉश आउट करवा सकते हो, ठीक है। अगर और नहीं है तो पीएच मैनिपुलेशन भी कर सकते हो। एसिडिक पीएच है तो आप कोई बेसिक ड्रग जो है उसको दे के तो रिमूव करवा सकते हो। बेसिक ड्रग की अगर टॉक्सिटी हो चुकी हुई है तो आप कोई एसिडिक ड्रग के भी दे के भी उसको रिमूव करवा सकते हो, वाइस वर्सा। तो इस तरह जो हम लोगों ने वो जनरल मैनेजमेंट पढ़ ली थी। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ पॉइजन कंट्रोल सेंटर। पॉइजन कंट्रोल सेंटर वो जगह होती है किसी भी हॉस्पिटल में, ठीक है, या किसी भी इंस्टीट्यूट में जो सिर्फ पॉइजन रिलेटेड जो इलनेस है या टॉक्सिक रिलेटेड जो है वो किसी भी ड्रग की टॉक्सिटी की वजह से जो इलनेस है उसको डील करती है। थोड़ी सी इसकी वो जो है क्या उसे कहते हैं हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि क्या कहाँ से ये जो है पॉइजन कंट्रोल सेंटर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे जो है ना वो थोड़ा सा फार्मासिस्ट का रोल देखेंगे कि फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले कर सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉइजन कंट्रोल सेंटर वाज इनिशिएटेड इन शिकागो इन 1953। 1953 में ये कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया पॉइजन कंट्रोल सेंटर का, ठीक है। आफ्टर द impetus of a local officials, pediatricians, ठीक है, another interested physician, a single सर center। आवाज नहीं आ रही आपकी।
आवाज आ रही है? आपको नहीं आ रही कि बाकियों को भी नहीं आ रही? हमें तो आ रही है सर। सर आ रही है, ठीक आ रही है। यार आ अब रही है सर बात। फिर नहीं, आपके ठीक आ एंड रही पे, है आवाज आपकी। आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे तो नहीं पता। ठीक है, मेरा तो कनेक्शन भी ठीक है और सारा कुछ ठीक है। आप ऐसे करो, डिस्कनेक्ट करके ना, मतलब वो रिमूव अपना वो ओके, तो दोबारा ऐड करो, मैं आपको दोबारा ऐड करता हूँ, शायद ठीक हो जाए। तो उनके यानी कि ना जितने भी ऑफिशियल्स, हेल्थ ऑफिशियल्स थे, जिनमें पेडिट्रिशियन भी था, फिजिशियन भी था और दूसरे भी थे, तो उनके कहने पर जो है ना वो एक सिंगल सेंटर फॉर कलेक्टिंग द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वाज एस्टैब्लिश। ठीक है, एक सिंगल सेंटर उन्होंने बनाया कि जहाँ पे सिर्फ वो जो है वो क्या उसे कहते हैं, इन प्रोडक्ट्स के हवाले से, क्योंकि टॉक्सिटी के हवाले से, इसके एडीआर के हवाले से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहे कि अगर किसी भी ड्रग की, किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंपाउंड की अगर कोई कहीं पे टॉक्सिटी हो रही है, कहीं पे एडीआर्स आ रहे हैं, जो कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह या इस तरह की कोई अनवांटेड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको वो इंफॉर्मेशन जितनी भी वो मिलती थी वो उसको वहां पे गैदर करते थे, ठीक है, इकट्ठा करते थे। और एक इस तरह का इदारा उन्होंने स्टैब्लिश किया टू प्रोवाइडिंग ए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर दीज सेंटर्स। ठीक है, देन ब्यूरो ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी इन एफडीए एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, द नेशनल क्लियरिंग हाउस फॉर द पॉइजन कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो इस एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी जो है इन सेंटर के लिए जो है उन्होंने एफडीए से मतलब एफडीए के साथ कोलैबोरेट करके एफडीए के साथ जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इस्टेब्लिश की, जिसको हम लोग नेशनल क्लियरिंग हाउसिंग कहते हैं फॉर द पॉइजन कंट्रोल सेंटर। ठीक है, उसके बाद जनाब साहब क्या हुआ, उसके बाद जनाब साहब दीज क्लियरिंग हाउस सर्व्स एज ए सेंटर फॉर कलेक्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोडक्ट टॉक्सिकोलॉजी डाटा। ठीक है, तो फिर वो एफडीए के साथ कोलैबोरेशन होगी, उसकी एफडीए के साथ कोलैबोरेशन होने की बाद जो है ये काम क्या है, इसने काम क्या किया कि वो जनाब साहब उसे टॉक्सिकोलॉजी के रेलेवेंट जितना भी डाटा है, मतलब जहाँ से भी मिलता है दुनिया के किसी भी, मतलब इवन मतलब उस टाइम पे तो सिर्फ शिकागो था या वो अमेरिका के उसमें था, तो अमेरिका के जिस जिस भी रियासत से वहाँ उनको डाटा मिल रहा था वो उसको कलेक्ट करते रहते थे। ठीक है, और उसको स्टैंडर्डाइज करते थे कि जनाब साहब ये जो डाटा है ये इस पर्टिकुलर जो है वो प्रोडक्ट की टॉक्सिसिटी की वजह से है, and distributing the data in the form of 5 by 8 inches index card to recognized poison control centers। ठीक है, और वो एक कोऑर्डिनेटिंग यानी कि ना वो एक सेंटर है, एफडीए का जो क्लीनिंग नेशनल क्लीनिंग हाउस था, वो क्या करता था, वो जनाब साहब मुख्तलिफ सेंटर्स थे पूरे अमेरिका में, सोच लो, ठीक है, पूरे, तो वहां से वो अगर किसी सेंटर से कोई डाटा आया है उनके पास किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, उसकी टॉक्सिकोलॉजी के हवाले से कोई भी डाटा आया है, तो वो उसको स्टैंडर्डाइज करते थे, उसको पहले क्या उसे कहते हैं कि वेरीफाई करते थे, और वेरीफाई करने के बाद फिर वो एक कार्ड के थ्रू बाकी सेंटर्स में भी जो है वो उसको पहुंचा देते थे। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेशन का या कोऑर्डिनेटिंग का जो है वो रोल प्ले कर रहा था ये जो नेशनल क्लियरिंग हाउसिंग है फॉर द पॉइजन कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग काम करते थे। टुडे अगर हम आज देखें, देयर आर 57 रीजनल पॉइजन कंट्रोल पॉइजन सेंटर या पॉइजन कंट्रोल सेंटर certified by the American Association of Poison Control Centers that serve the United States and their territories। ठीक है, तकरीबन अगर हम पूरे यूएसए यूनाइटेड अपना ये जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को देखें तो तकरीबन 57 रीजनल उन्होंने जो है ना वो पॉइजन कंट्रोल सेंटर जो है वो बना दिए हैं, जो उनकी मुख्तलिफ टेरिटरीज को, उनकी मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले सिर्फ एक था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, फिर उन्होंने एक अपना कोऑर्डिनेटिंग जो है वो एरिया बनाया है एफडीए से, वो क्लीनिंग हाउस का, नेशनल क्लीनिंग हाउस का। उसके बाद अब रीजनल अगर हम देखें, अब तो शायद और भी बढ़ गए होंगे, ये तो बड़ा लेट बड़ा पुराना डाटा है कि 57, अब शायद और भी बढ़ गए। देयर आर स्टाफ्ड प्रिमिलरली बाय द स्टाफ, कहाँ क्या होता है उसमें, एक फार्मासिस्ट होता है, एक फिजिशियन होता है, नर्सेज होती हैं, मतलब फार्मासिस्ट, फिजिशियंस, नर्सेज, साइंटिस्ट हु हैव स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज इन द साइंस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, जो जिन्होंने टॉक्सिकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की होती है, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें होते हैं। फार्मासिस्ट जो है वो ज्यादातर इसमें जो होता है उसने एमएससी फार्माकोलॉजी प्लस टॉक्सिकोलॉजी की होती है,
इसी तरह फिजिशियन भी इसी तरह उन्होंने टॉक्सिकोलॉजी में जो है स्पेशलाइजेशन की होती है। नर्सिस की भी सारी एजुकेशन जो है वो टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी के हवाले से होती है, और उनके प्रैक्टिस भी जो है वो इसी एरिया में होती है। तो ये सारे के सारे स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है जो इन चीज़ों को डील करता है। कंबाइंड दीज सेंटर्स आंसर ओवर 4 मिलियन टेलीफोन इंक्वायरीज एनुअली, ठीक है। 4 मिलियन टेलीफोनिक इंक्वायरीज जो है ये उनको आंसर करते हैं एक साल में, जितने भी सेंटर्स हैं। और अबाउट 75% जो पोटेंशियल पॉइजनिंग केसेस है वो सिर्फ फोन पे ही मैनेज करवा देते हैं एट होम, यानी कि इतनी इनकी अच्छी सर्विसेज है, ठीक है, यहाँ पे तो और दूसरा ये बात है कि उनकी जो अवाम है वो एज कम्पेयर टू ये अवाम थोड़ी सी, अगर हम देखें उसको शायद नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी उनका शऊर भी ठीक है और वो एजुकेटेड भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी होती है तो हम फटाफट जो है वो, और पैनिक हर बंदा हो जाता है, आपको पता है कि घर में कोई परेशानी हो, हल्का सा भी कोई इमरजेंसी हो तो हम लोग हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं, और गलत भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली कोई हर बंदे के घर में डॉक्टर या फार्मासिस्ट तो नहीं है ना कि जो उनको कर सके। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पहुँचने से पहले यानी कि पॉइजन सेंटर उन्होंने एक बता दिया ना कि ये गाइडलाइन है, ये SOPs हैं, इसके तहत आपने चलना है, या ये तरीका कार है। तो वो फिर क्या करते हैं, वो जनाब साहब वो क्या करते हैं कि पहले वो फोन करते हैं पॉइजन कंट्रोल सेंटर में, ठीक है। पॉइजन कंट्रोल सेंटर में वो जनाब साहब उनसे सारी डिटेल लेते हैं, ठीक है, किस हालात में है, क्या अगर पता है तो क्या उन्होंने इसने इंजेस्ट किया है, ठीक है, किस तरह इंजेस्ट किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, मतलब इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में पूछते, सारी तफसीलात पूछते हैं। फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स पूछ लेते हैं, ठीक है, रफली। अगर उनको लगे कि वो एट द होम ही उनको जो है वो मैनेज कर सकते हैं तो वो फिर वहाँ पे उसी को टेलीफोन के ऊपर ही जनाब साहब उनको जो है वो मैनेज करवाते हैं कि आप ये दे दे घर में ये अवेलेबल है, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, जो भी उसकी रेलेवेंट जो है मैनेजमेंट है, इनिशियल मैनेजमेंट है, अगर उसे वो स्टेबल हो जाता है तो फिर वो क्या उसे कहते हैं, ये जो एम्बुलेंस वगैरह या बाकी चीज़ें जो है वो बेचते नहीं है, यानी कि हॉस्पिटलाइज नहीं करते पेशेंट को। अगर वहाँ पे मैनेज ना हो तो फिर विद इन अ फ्यू क्या उसे कहते हैं टाइम पीरियड वो जो अब पहुँच जाती है एम्बुलेंस, वहाँ पे पहुँच जाती है। और इवन जो एम्बुलेंस में भी जो लोग आते हैं वो भी ट्रेंड जो है ना, उसमें हो सकता है कोई फार्मासिस्ट भी हो, नर्स वगैरह तो लाजमी होते हैं, हो सकता है कोई डॉक्टर भी हो, तो वो भी अपने साथ कुछ मटेरियल लेके आते हैं कि एट होम ही वो जो है उनकी कोशिश होती है कि वहाँ पे ही इसको मैनेज करके मतलब क्या उसे कहते हैं कि थोड़ा सा स्टेबल करके वहाँ पे उसकी मैनेजमेंट कर दी जाए, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर वो हॉस्पिटल की तरफ, यानी कि अगर खुदा न खास्ता वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है उसके लिए, या डायलिसिस की जरूरत होती है, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल एट होम, तो उसको फिर वो लेके आना पड़ता है। तो वो कहने का मतलब ये है कि जनाब साहब रफली 75% जो केसेस हैं, पोटेंशियल केसेस हैं, वो एट होम ही ऑन टेलीफोन ही जो है ना वो उसको मैनेज करवा देते हैं। बाकी 25% केसेस जो हैं वो फिर हॉस्पिटल आके मैनेज होते हैं। तो इसका मकसद क्या है, ये टेलीफोनिक सर्विसेज देने का मकसद क्या है, वो जो एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे होते हैं, जो टेलीफोन पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उनका मकसद क्या है कि ताकि जो कंट्रोल सेंटर्स हैं 57 रीजनल कंट्रोल सेंटर हैं, हम अगर हम बढ़ा भी दें 70 कंट्रोल सेंटर्स कर लेते हैं चलो हम लोग, ठीक है, तो फिर इतने सारी मतलब इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी आबादी है उनकी, ठीक है, तो फिर हर बंदा अगर टेलीफोनिक सर्विसेज ना दे तो यही 75% लोग भी जो हैं वो कहाँ की तरफ दौड़ेंगे, हॉस्पिटल्स या कंट्रोल सेंटर्स की तरफ दौड़ेंगे, तो फिर वो जगह सैचुरेट हो जाती है। तो ये एक मैनेजमेंट होती है कि किस तरह से आपने इन चीज़ों को मैनेज करना है, तो वो मैनेज करते हैं, और 75% जो है वो इसी तरह जो है वो मैनेज करते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट मैंने एंटर कर दिया, अब इसके बाद मैं एंटर नहीं करूंगा, एडमिट नहीं करूंगा, जो भी आएगा, काफ़ी टाइम हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे कहते हैं द वैल्यू ऑफ ए पॉइजन कंट्रोल सेंटर सर्विसेज गो बियॉन्ड डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द पेशेंट केयर, इससे कई आगे चला गया हुआ है। एंड ऑफन ओवरलुक बेनिफिट ऑफ द पॉइजन कंट्रोल सेंटर इज हेल्थ केयर कॉस्ट अवॉइडेंस, ठीक है। अब हेल्थ केयर कॉस्ट अवॉइडेंस भी इसमें आ जाती है कि आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो हॉस्पिटल का खर्चा भी होगा, बेड का खर्चा भी होगा, चाहे वो गवर्नमेंट के ऊपर हो चाहे वो पेशेंट के ऊपर हो, खर्चा तो आ गया ना सारा कुछ, फिर अगर वहाँ पे एडमिट रहता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर पॉइजन कंट्रोल सेंटर ना हो तो सारे पेशेंट जो है वो इमरजेंसी
हॉस्पिटल की जो दूसरी इमरजेंसीज हैं, ये पॉइजन कंट्रोल सेंटर बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, तो फिर क्या करेंगे, जो पेशेंट है वो दूसरी इमरजेंसीज की तरफ दौड़ेंगे, मेडिकल इमरजेंसीज की तरफ दौड़ेंगे, तो वहां पे दौड़ेंगे तो वहां पे उनके ऊपर बर्डन ज्यादा होगा, ठीक है, वो कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो पहले उनका जो है वो, अगर वो दूसरे इमरजेंसी की तरफ जाते हैं तो उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उनका इतना कंट्रोल सेंटर में, पॉइजन कंट्रोल में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो ऑब्वियसली इतनी जल्दी स्पेसिफाइड डायग्नोसिस की तरफ नहीं जा सकते जितनी जल्दी स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पॉइजन कंट्रोल सेंटर जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनकी पॉइजन कंट्रोल सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके सामने आते ही यही पेशेंट है, ठीक है, तो उनको कई पेशेंटों का तो वैसे ही अंदाजा हो जाता है कि जनाब साहब क्या चीज इसने इंजेस्ट की है, या अगर वो हेल्थ जो साथ के लोग होते हैं वो बता भी दें, और अगर ना भी बताएं क्या इंजेस्ट की है, तो अभी अगर इतने टाइम में इंजेस्ट की है तो अभी वो ड्रग कहाँ किस स्टेज पे होगी, कहाँ पे होगी, उसको रिमूव कैसे करना है, वो सारा उनको पता होता है, वो जनाब साहब जो है वो विद नो डिले वो कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और जाएंगे तो ऑब्वियसली वो उस तरह से उसकी केयर नहीं कर सकेंगे, और जब केयर उस तरह से सही होगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी ऊपर जाएगी, सारा कुछ ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज का बड़ा बेनिफिट है। इंटरेक्शन विद द पॉइजन सेंटर कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस अननेसेसरी इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट, ठीक है, यही अभी जो मैं बात कर रहा था कि अगर पॉइजन कंट्रोल सेंटर नहीं है सिटी में, इस इलाके में या उसमें, तो फिर क्या है, आप दूसरी इमरजेंसीज की तरफ दबाते हो, एज वेल एज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पॉइजन पेशेंट हॉस्पिटल स्टे, ठीक है, और ये पॉइजन कंट्रोल पॉइजन पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी रिड्यूस करते हैं। जिस तरह पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जनाब साहब 75% जो है 75% लोगों को जो है वो तकरीबन फोन पे ऊपर ही मैनेज करवा देते हैं, तो हॉस्पिटल स्टे भी बच जाता है सारा। अगर अब ये चीजें ना हो वहां पे तो हर बंदा किस तरफ दौड़ेगा, हॉस्पिटल तरफ दौड़ेगा, क्योंकि हर बंदे को जान प्यारी है, हर बंदे अपना आप प्यारा होता है, ठीक है। तो उस वजह से फिर क्या है, बर्डन हॉस्पिटल्स के ऊपर होगा, स्टे भी पेशेंट्स का बढ़ जाएगा, दूसरे जो पेशेंट्स हैं जो अदर देन पॉइजन के पेशेंट्स हैं वो भी जो है वो डिस्टर्ब होंगे, दिस एंड दैट सारा कुछ जो है वो तो ये बड़ा बेनिफिट है पॉइजन कंट्रोल सेंटर का कि आप जो है वो उसको अलहदा से ट्रीट करते हैं। इन एडिशनली टू प्रोवाइडिंग द पॉइजन ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन वंस एन एक्सपोजर हैज अकर्ड, पॉइजन कंट्रोल enters the play an integral role in both public and a professional poisoning education and prevention। ना कि सिर्फ वो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट करते हैं, बल्कि पॉइजन कंट्रोल सेंटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एजुकेशन में, चाहे वो पब्लिक लेवल पे हो चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो। किस चीज की, प्रिवेंशन ऑफ द पॉइजन, कि आपने जनाब साहब ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, ये जो पॉइजन मटेरियल्स हैं, इससे आपने बचना कैसे है, इसकी प्रिवेंशन कैसी है, कैसे इसके एक्सपोजर से बचना है, क्या तरीकेकार है, क्या गाइडलाइन है, क्या एसओपीज है, वो सारे के सारे भी इन्हीं के जिम्मा होते हैं। वो बड़ा रोल जो होता है, अगर ये रोल ना हो तो फिर हर बंदा जो है, हर बंदे को, किसी को क्या पता है कि कौन सा मटेरियल कितना टॉक्सिक है उसके लिए, ठीक है, उसको यूज करने के तरीके, उसको जो है उससे बचने के तरीके, ठीक है, अगर आपको बहुत जरूरी है आप उस मटेरियल को यूज कर रहे हो तो फिर आपने उससे बचना कैसे है while using that प्रोडक्ट, ये सारी की सारी एजुकेशन जो है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे है और चाहे वो पब्लिक लेवल पे है, वो सारे के सारे कौन देते हैं, वो सारे के सारे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने आजकल, उसको हम लोग खैर टॉक्सिकोलॉजी में तो नहीं रख सकते, बट इनके इन सेंस ऑफ एसओपीज, इन सेंस ऑफ जो है वो गाइडलाइन हाउ टू प्रिवेंट, यही आपके सामने जो है वो कोविड-19 है, ठीक है। गवर्नमेंट और सारी दुनिया जो है वो चीखें मार रही है कि जनाब साहब 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोने हैं, हर दिन में कई दफ़ा हाथ धोएं, सैनिटाइजर पास रखें, मास्क रखें, ठीक है, अपने आप को कवर रखें, ज़्यादा देर बाहर ना रहें। डॉक्टर भी अगर आप देखें, अगर वो ट्रीट कर रहे हैं तो डायरेक्टली वो नहीं जा रहे पेशेंट के पास, ठीक है, ज़्यादातर वो क्या होता है कि ऑनलाइन जो वार्ड के ऊपर है उन्हीं को डिस्कस डील करते हैं, और अगर कोई जा भी रहा है प्रोफेशनल तो वो पूरा का पूरा कवर होता है, उन्होंने पीपीए वो लिबास पहना होता है, और मास्क और N95 मास्क जो है वो पहना होता है, पूरा कवर किया होता है। तो इसी ये क्या है, ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हैं, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हैं टू अवॉइड द कोविड-19 वायरस या कोविड-19 जो है उसको अवॉइड करने के लिए। तो इसी तरह ये जो पॉइजन कंट्रोल सेंटर के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, नर्स है, तो इनका
एक तो ट्रीटमेंट के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से एक सबसे बड़ा रोल ये भी है कि वो पब्लिक की क्या उसे कहते हैं, साकिब ताज जब भी थोड़ा है उनका इंट्रैगुलर रोल है कि जनाब साहब वो प्रोफेशनल और हेल्थ पर्सन्स की जो है वो क्या उसे कहते हैं, एजुकेशन करे इस हवाले से, ठीक है, शऊर दे के जनाब साहब आपने कैसे इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। Education outreach effort include both primary prevention education for the public and healthcare provider as well as a secondary message meant to promote the awareness of a poison center services, ठीक है, and encourage their utilization, ठीक है। तो दोनों हवाले से है प्राइमरी। ये साकिब ताज दो दो क्यों आ रहे हैं, क्या चक्कर है? दो दफा आ रहा है साकिब। सर ये असली वाले से पूछे ना, उसको कहीं बोले ये लोगों ने नया चक्कर शुरू किया एक टाइम वाला। अब वो पता नहीं क्या चक्कर है, दोनों रोल नंबर भी लिखे हुए हैं, दोनों के ऊपर तस्वीर भी है। सर वो बाज़ दफा ऐसा होता है ना कि मोबाइल और उसमें लैपटॉप में दोनों में ऐड होते हैं ना, इसलिए। हाँ तो पुत्र उन लोगों को ना कि एक पासे ऐड होना है जितना ना करें। अच्छा ठीक है, बस कोई दूसरा बंदा नहीं होना चाहिए, अपना बंदा भावे 6 दफा ऐड हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो दोनों प्राइमरी प्रिवेंशन एजुकेशन भी उनकी जिम्मेदारी होती है और जनाब साहब सेकेंडरी प्रमोट ऑफ द अवेयरनेस ऑफ ए पॉइजन, ठीक है। एक तरफ वो प्रिवेंशन की एजुकेशन देते हैं कि आपने उन टॉक्सिक मटेरियल से, उन पॉइजन से प्रिवेंशन कैसे करनी है, और दूसरा उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पॉइजन कंट्रोल सेंटर की सर्विसेज को भी, अवेयरनेस को भी प्रमोट करे, लोगों तक पहुंचाए कि जनाब साहब अगर खुदा ना खास्ता आप प्रिवेंट ना कर सके हो, आपको ये मसला हो जाता है, तो यू हैव टू कॉल दिस नंबर, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करेंगे, वो आगे से ऑप्शन दे देंगे कि आपने किस चीज़ से बात करनी है। तो 9 वहाँ पे होता था कि 911 है या यहाँ पे 1122 है, ठीक है। तो फिर वो आगे आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप क्या क्या ये दबाएं, वो दबाएं, इसके लिए ये दबाएं। तो वहाँ पे भी इसी तरह ही है कि 911 आप दबाते हैं तो वो कहते हैं आपने पुलिस से बात करनी है, हॉस्पिटल बात करनी है, पॉइजन कंट्रोल सेंटर बात करनी है। तो इसकी अवेयरनेस कि आपने दौड़ना नहीं है हॉस्पिटल की तरफ, पहले आपने पॉइजन कंट्रोल सेंटर में, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है तो, पेशेंट थोड़ा बहुत स्टेबल है तो आप यहाँ पे फ़ोन करें, और अगर बहुत क्रिटिकल है तो तब भी आपने पॉइजन कंट्रोल सेंटर की तरफ भागना है, ना कि दूसरे हॉस्पिटल्स की तरफ भागना है। तो ये अवेयरनेस और उसकी प्रिवेंशन ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये भी उन्हीं बंदों की जिम्मेदारी है। एडिशनली पॉइजन कंट्रोल सेंटर आर वैल्यूएबल टूल फॉर ट्रेनिंग द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन अ साइंस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो यही लोग जो है पॉइजन कंट्रोल सेंटर जो है वो एक तरह से ट्रेनिंग सेंटर भी है उन लोगों के, ठीक है। प्रिवेंशन सेंटर तो है ही है, मैनेजमेंट सेंटर तो है ही है, और साथ में जितने भी टॉक्सिकोलॉजी में एनरोल्ड स्टूडेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी जो है वो, जिस तरह मैंने कहा था कि फार्मासिस्ट क्या करता है, फार्माकोलॉजी प्लस टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। ये एक पूरा एक सब्जेक्ट है, एमएससी या एमफिल फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी। अगर आप ये वॉस से एमफिल करते हैं तो आपकी डिग्री के ऊपर लिखा होता है एमफिल फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी। इसी तरह अगर आप बाहर से करते हो, वहाँ पे भी जो एमफिल एमएस वो फार्माकोलॉजी के साथ में टॉक्सिकोलॉजी भी था, ठीक है, एमएस फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी इन्हीं कंट्रोल सेंटर्स के अंदर ही होती है, अगर आपने इस डिपार्टमेंट को जो है वो फ्यूचर में ज्वाइन करना है तो। ठीक हो गया। ये तो हमारा पॉइजन कंट्रोल सेंटर के हवाले से कि जनाब साहब पॉइजन कंट्रोल सेंटर की हिस्ट्री क्या थी, कब माजरे वजूद में आया, फिर कितने यूएसए में कितने डिपार्टमेंट काम करते हैं, फिर उनका काम क्या है, ठीक है, किस तरह से है। तीन काम है, तो टेलीफोनिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, दूसरा लोगों में प्रिवेंशन की अवेयरनेस फैलाते हैं, और तीसरा पॉइजन कंट्रोल सेंटर की अवेयरनेस जो है वो लोगों में फैलाते थे। और इसका फायदा क्या है पॉइजन कंट्रोल सेंटर का? जो बर्डन है, अननेसेसरी बर्डन हॉस्पिटल के ऊपर, वो कम हो जाता है। हॉस्पिटल स्टे, पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल, वो कम हो जाता है, क्योंकि 75% लोगों को जो है वो घर में ही मैनेज करवा देते हैं, ठीक है। तो जो बर्डन है वो बर्डन ही काम खराब करता है। अगर आप एक डॉक्टर के ऊपर कई सारा बर्डन डाल दोगे, मुख्तलिफ फिजिशियन, जनरल फिजिशियन है, कई चीज़ों का बर्डन डाल दोगे, तो वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाएगा। अगर आप उसमें से पॉइजन के केसेस निकाल के उसको अलहदा से ट्रीट करोगे तो वो बर्डन थोड़ा सा कम होगा, मेंटली वो रिलैक्स होगा, अच्छी तरह से काम करेगा, और वो जो पॉइजन के पेशेंट्स हैं वो भी अच्छी तरह से जो है वो दूसरी जगह डील हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं जनाब साहब रोल ऑफ ए फार्मासिस्ट की तरफ। फार्मासिस्ट का क्या काम है?
there is a much that pharmacist can do to help prevent poisoning and improve the treatment thereof. ठीक है, बहुत बड़ा रोल है pharmacist direct and staff many regional poison centers. ठीक है, they actively provide a consultation to the physician. माइक बंद कर दो यार अगर आपने बात करनी है तो। सारा आपकी आवाज आ रही है लगता है। Provide consultation to the physician training poison patient to assure the quality. ठीक है, फार्मासिस्ट का काम क्या है कि वो जनाब साहब डायरेक्ट भी कर रहा है स्टाफ वगैरह को और रीजनल पॉइजन सेंटर्स को, यानी कि डायरेक्ट वही हिदायत। उसकी वजह क्या है कि फार्मासिस्ट क्यों एक मेन रोल दिया हुआ है, उसकी वजह यह है कि फार्मासिस्ट इज एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, क्या है? एक्सपर्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, आप फार्माकोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ते हो, आप फार्मास्यूटिक्स बायोफार्मास्यूटिक्स जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप जनाब साहब क्लिनिकल फार्मेसी भी पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें कोलेक्टिवली जो है वो डायरेक्टली किससे डायरेक्ट है, डायरेक्टली लिंक किसका किससे है? मेडिसिन से, मेडिसिनल प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इसीलिए फार्मासिस्ट को एक बड़ा रोल दिया है कि वो डायरेक्ट स्टाफ, ठीक है, मैनी रीजनल पॉइजनिंग सेंटर और स्टाफ वगैरह को करता है। दे एक्टिवली प्रोवाइड ए कंसल्टेशन टू द फिजिशियन, फिजिशियन को भी वो कंसल्टेंसी देता है। ठीक है, ट्रीटिंग द पॉइजन पेशेंट टू अश्योर द क्वालिटी। इवन जो फिजिशियंस है, नर्सेज है, उनकी ट्रेनिंग और उनकी कंसल्टेंसी भी जो है वो इसके हवाले होती है। ठीक है, अनडाउटेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द फार्मासिस्ट, ठीक है, इज द एरिया ऑफ प्रिवेंशन। सबसे बड़ा रोल जो है वो प्रिवेंशन का है। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन सारा है। हेलो, हाँ जी हाँ, अभी माइक आपका ऑन था? सर वो गलती से हो गया था, हाथ लग गया था। अच्छा, चलो आप माइक ऑन कर ही दिया, तो मुझे बताओ कि मैनेजमेंट में और प्रिवेंशन में क्या फर्क है? सर मैनेजमेंट में हमने ना ड्रग्स वगैरह से भी डील करना होता है कि हमने उस पेशेंट को कैसे डील करना है कि, और प्रिवेंशन में हम किसी भी चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में बताओ, एडी डिटेल में ना बताओ। सिंपल? इससे सिंपल क्या? इससे सिंपल क्या? चलो कोई और, एनीबॉडी? साकिब? सर मैनेजमेंट डिजीज के बाद होती है और प्रिवेंशन डिजीज से पहले होती है। बस ये सिंपल वर्ड, ये सिंपल अल्फाज थे सारा। मैनेजमेंट डिजीज के बाद होती है। एक डिजीज हो गई है, एक टॉक्सिक इफेक्ट आ गए हैं, एक बंदे ने जो है वो टॉक्सिक मटेरियल इंजेस्ट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद जो आपने करना है वो मैनेजमेंट है उसकी। जो हम पीछे पढ़ रहे थे जनरल मैनेजमेंट और फिर स्पेसिफाइड, वो मैनेजमेंट है वो। ठीक है, आपने उसको ट्रीट करना है या मैनेज करना है, वो मैनेजमेंट है। दैट इज आफ्टर द इंसिडेंस अकर। लेकिन इंसिडेंट से पहले जो आप गाइडलाइन देते हो लोगों को टू प्रिवेंट टू अवॉइड द इंसिडेंट्स, के इंसिडेंट्स ना हो, उसको हम लोग प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है, ये जो वैक्सीनेशन होती है ये प्रिवेंशन है बेसिकली। ये क्या है? ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये वो नहीं है, ये प्रिवेंशन है। ठीक है, आप जाके टाइफाइड की या जो है वो क्या उसे कहते हैं, पहले हेपेटाइटिस बी की पहले टेस्ट करवाते हो, आपका नेगेटिव है तो आप उसकी वैक्सीनेशन करवाते हो। उसका मतलब है कि आप बीमारी से पहले प्रिपेयर हो रहे हो कि बीमारी मुझे ना हो। तो यहाँ पे भी दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, एक मैनेजमेंट है और एक प्रिवेंशन है। ठीक है, मैनेजमेंट तो एक पेशेंट आपके पास आ गया, आपने उसको मैनेज करना ही करना है, उसको ठीक करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, आपने जो है ना उसको जो भी उसकी मैनेजमेंट है, जो भी उसकी ट्रीटमेंट है वो करनी है। एक दूसरा रोल फार्मासिस्ट का ये है इन द एरिया ऑफ प्रिवेंशन कि आपने लोगों को जो है वो क्या उसे कहते हैं, एजुकेट करना है कि आपने जनाब साहब अपने आप को इन चीजों से बचाना कैसे है। प्रिवेंशन क्या है? बचाना। द रोल, दिस रोल relative to the poison prevention packaging of prescription drug, सबसे बड़ा रोल होता है कि जो पैकेजिंग है ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, उसमें बड़ा रोल होता है। अगर पैकेजिंग ठीक नहीं है, पैकेजिंग के ऊपर आपने डायरेक्शन ठीक नहीं लिखी हुई, आपने प्रिकॉशंस ठीक नहीं लिखी हुई, तो वो ड्रग पॉइजन का सबब बन सकती है, वो ड्रग जो है वो टॉक्सिक होने का सबब बन सकती है। However, the role of a pharmacist is particularly critical with regard of a non-prescription, ना कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बल्कि ओटीसी ड्रग में इनका ज्यादा रोल होता है फार्मासिस्ट का। क्यों? क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन की जो ड्रग है वो तो फिजिशियन लिख के दे रहा है, और फिजिशियन
बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन, सारी इंस्ट्रक्शन, सारी प्रिकॉशनरी एडवाइस जो है वो दे चुका होता है पेशेंट को। मसला कहाँ पे आता है? ओटीसी ड्रग के ऊपर आता है। पैरासीटामोल लोग ले जाते हैं, सिंपल सी एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, पैरासीटामोल लोग ले जाते हैं और गोलियों टॉफियों की तरह सुबह दोपहर शाम जो है वो खा रहे होते हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट मेरी नजर में आए हैं कि जनाब साहब पूरा पूरा पत्ता जो है वो डिस्प्रिन का खा जाते हैं जी, सर में दर्द ठीक नहीं हो रही, सर में दर्द हो सकता है उसकी कोई और वजह हो, मिग्रेन हो या कोई और इस तरह का हो कि वो डिस्प्रिन से ठीक ना हो रही हो, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह हो सकती है, कोई और वजह हो, लेकिन पूरा पूरा मेरे 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 एक्सपीरियंस में बंदा है कि जनाब साहब एक दिन में पूरा पत्ता खा जाते हैं डिस्प्रिन। तो ये वो क्या है, डिस्प्रिन वैसे ही मिल जाती है आम मेडिकल स्टोर, बल्कि जनरल स्टोरों वालों ने भी रखी होती है। पैनाडोल है तो जनाब साहब धड़ाधड़ खाई जा रहे हैं। तो फार्मासिस्ट का रोल क्या है कि एक चाहे वो मेडिकल स्टोर के ऊपर भी बैठा हो तो आपने ये आपका काम है ना फार्मासिस्ट कि इतनी डोज से ज्यादा आपने नहीं खाना। 4000 मिलीग्राम है तो आप उसको थोड़ा सा कम ही बताओ कि जनाब साहब आपने जो है वो 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम से ज्यादा नहीं खानी, अगर आपने खाने 3 टाइम, ठीक है, इससे ज्यादा खाएंगे तो आपका लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ज्यादा जो रोल फार्मासिस्ट का है वो पर्टिकुलरली क्रिटिकल है इन रिगार्ड ऑफ ए नॉन प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी आइटम्स में, ठीक है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस में तो फिजिशियंस जो है वो वहां पे भी आपका रोल है, ठीक है, लेकिन वहां पे इसलिए भी कम हो जाता है कि फिजिशियंस ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंस्ट्रक्शन और प्रिकॉशनरी एडवाइस जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर ही देता है। However, with over the counter products, the pharmacist is often the only person who is in the position to serve. ये आतिफ साहब कौन है? आतिफ इकबाल ये भी आ रहा है। The pharmacist can and should provide, explain and amplify the direction for the proper use of a potential toxic material, bearing in mind that its concern is for the safety of a patient and other and that other household individuals, ठीक है। पॉइजन अपना फार्मासिस्ट क्या है, प्रोवाइड कर सकता है एक्सप्लेन एम्पलीफाई डायरेक्शन फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ इट, ठीक है, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है, अगर वो हाउस होल्ड की चीजें हैं, ठीक है, अगर आप पॉइजन कंट्रोल सेंटर में काम कर रहे हैं या कोई मेडिसिन है तो उसका प्रॉपर यूज, ठीक है, वो कौन एक्सप्लेन करता है, उसके डायरेक्शन के बारे में, वो सारा का सारा फार्मासिस्ट का काम है, ठीक है, टू द इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो आपने ये चीजें जो है वो इस तरह से जो है ना वो यूज करनी है। तो वो पॉइजन कंट्रोल सेंटर में अगर आप वहां पे फोन भी कर लेते हैं या उनसे बात भी कर लेते हैं, तो ये सारा का सारा काम किसका होता है, वो फार्मासिस्ट का होता है कि वो डायरेक्शन दे उनके यूज के बारे में, ठीक है, और प्रिवेंशन के बारे में कि आपने इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है, टॉक्सिक एरिया उसको जो है। Thus, the dispensing of a toxic medication provide an opportunity to warn the buyer about the hazards of the leaving the material within a reach of an unsuspecting children, ठीक है। अगर कोई डिस्पेंसिंग के दौरान आप किसी को कोई टॉक्सिक मेडिकेशन दे रहे हो, ठीक है, आपको पता है वो टॉक्सिक मेडिकेशन क्या है, थायरॉक्सिन टॉक्सिक मेडिकेशन है, उसके अलावा जो एंजिसिड्स जो है वो टॉक्सिक है, उसके ऊपर पॉइजन बाकायदा तौर पर लिखा होता है, इस तरह काफी डाइजॉक्सिन है टॉक्सिक है, ठीक है, और कई मेडिकेशन है। तो आपने ये आपका फर्ज है, जो फार्मासिस्ट आपका फर्ज है कि आप जो है वो इसके हैजर्ड्स के बारे में उस बंदे को बताओ, ठीक है, और ये भी बताओ कि ये सिर्फ उसी पेशेंट के लिए है, कोई दूसरा बच्चा वगैरह जो है वो इससे दूर रहे, नहीं तो जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है इससे, ठीक हो गया। तो ये रोल भी फार्मासिस्ट का ही है, और ये रोल कहाँ पे है, जहाँ पे आप डिस्पेंस कर रहे होते हैं। इन सम इंस्टेंस इट इज डिजायरेबल टू अफेक्ट वार्निंग लेबल ऑन अ प्रोडक्ट दैट फार्मासिस्ट डिस्पेंस और टू हैंड आउट टू द पेशेंट इंफॉर्मेशन मटेरियल, ठीक है। तो आप लेबल के ऊपर जो है वो वार्निंग जो है वो जो भी उस प्रोडक्ट के हवाले से आप उस लेबल के ऊपर लिख के दो, ठीक है, उस लेबल के ऊपर लिख के दो, या ऑलरेडी कंपनी ने जो वो लेबल दिए होते हैं उनके ऊपर वो चीजें मेंशन होती है, ठीक है। 1 मिनट रह गया।